हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप डेली एनसीईआरटी की सीरीज़ कवर करते हैं। और इस चैनल पर आपको लगभग 150 बुक्स का एमसीक्यू देखने को मिलेगा और 50 बुक्स का डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लगभग 5-6 बुक्स तो हम कवर कर ही चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ल्यूसेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़, इसके बाद से आपकी महेश कुमार बर्णवाल वाली सीरीज़, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। और आपका एनसीईआरटी कॉस्मोस में पॉलिटी सेक्शन कवर हो चुका है मॉर्निंग वाली सीरीज़ में। अब यहाँ पर हम घटना चक्र की सीरीज़ में उसका रिवीजन कर रहे हैं, जबकि बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक सीरीज़ हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये रिवीजन सीरीज़। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध यानी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगा, यानी कि कोई भी जिसमें कि कोई रिस्क हो, ऐसे काम में हम नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आर्टिकल 24 करता है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो आर्टिकल 24। आईसीसीपीआर के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो 24 आर्टिकल। आईसीसीपीआर यानी कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 20 का 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? तो 20 के 3 में कहा गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, एक बार से अधिक दंडित नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो आर्टिकल 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यानी कि अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 22 का 1 स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार सही है। 22 का 4 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ये भी सही है। 22 का 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों को निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। 22(7) में ये प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सके। तो यहाँ पे 22 का 7 होना चाहिए। 22 का 1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बताना पड़ेगा क्या कारण है, बिना कारण बताए अधिक देर तक नहीं रख सकते। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए।
बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण यानी कि निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22 के 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो ये मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का ये मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार यानी सबूत हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश टर्म, दोनों टर्म्स याद रखने होंगे, स्पेशली पॉलिटी में, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर आपको निवारक निरोध या फिर प्रत्यक्ष बंदीकरण ना बोल करके सीधा प्रिवेंटिव डिटेंशन बोल दिया है। तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद, यानी कि हिंदी में भी इंग्लिश टर्म ही दिया हुआ है, इसीलिए आपको स्पेशली पॉलिटी में जो भी टर्म्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने चाहिए। कितने महीने तक रख सकते हैं? तो 3 माह तक। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है। पेरोल किसी कैदी को दंड आदेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। ये संजय दत्त का बहुत सुना होगा ना, हमेशा ही पेरोल पे आ जाते हैं। तो पेरोल का मतलब क्या है कि रिहा तो करते हैं लेकिन दंड आदेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। ये रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है और उसके अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पेरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई थी और ये 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पेरोल कैदी का अधिकार नहीं होता तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो, रक्त संबंधी का विवाह हो, पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पेरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में ना हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार होने की आशंका हो। बहुधा मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को भी पेरोल पर नहीं छोड़ा जाता। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी या आतंकरोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक, बहु हत्या का मतलब वो बहु नहीं यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या की हो जिसने, ठीक है, मल्टीपल जिसने मर्डर किए हों, निवारक अधिनियम के तहत सजा याफ्ता कैदी भी पेरोल के पात्र नहीं होते। इसी प्रकार तो कथन 1 गलत है और कथन 2 आपका सही है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन सा? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाल धारण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों को कृपाल धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो केवल चौथा छोड़ करके तीनों सही हैं, यानी कि 1, 2, 3। धर्म प्रचार करने का भी अधिकार है, सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार है और उसके अलावा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। नेक्स्ट है, और ये भी पूछ लेता है कई बार कि सिखों को कृपाल धारण करने और रखने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 है। 25 का स्पष्टीकरण 1 इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण, देखिए आ गया ना सेम क्वेश्चन, करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को, यानी कि हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित हैं, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25(2) के खाम में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल भी ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है?
सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। संविधान का आर्टिकल 25 के 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। तो मानवतावाद इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। इनमें से कौन कौन सा सही है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य सम्मिलित है। नेक्स्ट है, अभी हमने इसकी व्याख्या ऊपर में देखी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिबंध। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें से डी वाला सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगेन, तो इसमें से शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 31 में नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी व्याख्या देख ली है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? आर्टिकल 30। नेक्स्ट, दो कथन और कारक दिए हुए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो दोनों सही हैं, लेकिन RA का स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। निम्न में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक, ये याद रखेंगे, भारत के संविधान का अभिभावक किसको माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है। कौन है? न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32। देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान है। तो दोनों बिल्कुल सही बात है और स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो आर्टिकल 32। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट या प्रलेख जारी करने की शक्ति है। कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश नाम भी ध्यान रखेंगे, रिट को जारी कर सकता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग ये उस मामले में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए ये अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन से रिट है? हैबियस कॉर्पस। देखिए बोला था ना, इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखना है कि क्या पता आपको इंग्लिश ही ऑप्शन देखने में मिले। तो हैबियस कॉर्पस, जिसका कि और क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब सुमेलित वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ से अब हम कल करेंगे। आप इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, तो फिर इसका हम डिस्कशन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको PDF चाहिए रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आप डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा मंथली मैगजीन मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, और ये सारे PDF तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा ही दिए जाएंगे। हालाँकि डेली बेसिस पर नहीं, इसमें एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड कराती हूँ, और न्यूज़पेपर आपको डेली मिलता है। तो थैंक यू so much for watching my video, and if you like then do like, share and subscribe. Thank you once again.